आज करने वाले हैं सीयूटी होम साइंस की प्रिपरेशन। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैंने इसमें कवर करवाया है 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसको करने के बाद आपको एक तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि आपकी कैसी तैयारी चल रही है, किस लेवल की तैयारी चल रही है और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत सारे मैंने इसमें पीवाईक्यूज डाले हैं, सो यू विल हैव अ ग्रेट नॉलेज एंड ग्रेट आइडिया कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहे हो। सेकेंडली, बहुत बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा था कि मैम हमारे सीयूटी होम साइंस के एग्जाम में क्लास 11 से भी आता है, तो क्लास 11 से नहीं आता है, आपका पूरा कोर्स क्लास 12 की एनसीईआरटी से ही आएगा, बट फ्यू टॉपिक्स विच आर इंटीग्रेटेड वो क्लास 11 के आ सकते हैं। आज की वीडियो की अब बात करते हैं। आज की वीडियो में 100 क्वेश्चंस जो मैं करवाऊंगी वो मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 से करवाऊंगी। यूनिट 1 से 50 क्वेश्चंस एंड यूनिट 2 से 50 क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं बच्चों। अब आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे लिखा है 50 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 1, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम यूनिट 2, टोटल 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलने वाला है। यूनिट 1 का एक चैप्टर जो है आपका वर्क, लाइवलीहुड एंड करियर, यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ जॉब एंड अ करियर? आपको क्या लगता है कि प्राइमरी डिफरेंस क्या होता है एक जॉब और करियर के बीच में? अ जॉब इज अ लाइफ लॉन्ग एंड अ करियर इज टेम्परेरी। तो आपको पता है क्या होता है, जैसे कोई एमसीक्यू का क्वेश्चन आए ना बच्चे, तो वो क्वेश्चंस, वो वाले आंसर आप एलिमिनेट कर देना जो आपको पता है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो अ जॉब इज अ लाइफ लॉन्ग एंड अ करियर इज टेम्परेरी, तो ये आंसर गलत है। अ जॉब इज डन प्राइमरीली फॉर मनी, जॉब करा जाता है मनी के लिए, एंड करियर इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी, सो दिस इज अ करेक्ट आंसर। A job requires a degree, a career does not. That is also a wrong answer, but primary purpose हमारा ये रहेगा, right? There is no difference. जॉब और करियर में कोई डिफरेंस नहीं होता, तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा, ठीक है। मैं एक बार ऐसा करती हूँ, आप लोगों के लिए सारे आंसर्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। कोई बात नहीं, आंसर्स मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट डाउन अपने लेवल पे करते जाओ, बट अगर आपको कोई डाउट हो तो फिर आप मुझसे साइड बाय साइड पूछ सकते हैं, ठीक है। वर्क दैट इज यूजफुल टू सोसाइटी और टू अदर्स इज डन रिस्पॉन्सिबली एंड इज एंजॉयबल टू द वर्कर इज टर्म्ड एज। बेसिकली एक ऐसा काम जो सोसाइटी के लिए करा जाता है, औरों के लिए करा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है, तो इस काम को क्या बोलते हैं? लाइवलीहुड बोलते हैं, स्टैंडर्ड वर्क बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्क बोलते हैं, या एग्रोनॉमिक वर्क बोलते हैं। इसको बोलते हैं मीनिंगफुल वर्क। मीनिंगफुल वर्क होता ही वही काम है जो आप सोसाइटी के लिए करते हो, राइट। बेसिकली आप अपनी लाइवलीहुड के लिए या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए नहीं, आप मीनिंगफुल वर्क कर रहे हो सोसाइटी के भले के लिए। Which article, very important question, very important question, which article of the Indian Constitution mandates equal pay for equal work? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि आपको इक्वल पे करा जा रहा है फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन के लिए? तो आर्टिकल 39D, आर्टिकल 39D बच्चों यही इस चीज़ को ये बताता है कि इक्वल पे मिलना चाहिए मेन को भी और वुमेन को भी सोसाइटी में। आपको पता ही है कि हमारी सोसाइटी जो होती है वो मेन को ज़्यादा पे करती है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, क्योंकि उन्हें लगता है वो उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाती हैं वर्क कल्चर में। बट आपका आर्टिकल 39D इस चीज़ को सपोर्ट करता है। कभी कभार क्वेश्चंस को मुश्किल बनाने के लिए ये आपके ऑप्शंस में आर्टिकल 39A और आर्टिकल 39D ऐसे ऑप्शन दे देते हैं जिसमें बच्चों कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि आपको पूरा लर्न होना चाहिए। इट्स 39D। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, KGBV स्टैंड्स फॉर। KGBV क्या होता है बेटा? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्या होता है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। यहाँ फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपको पता होगा। KGBV बेसिकली एक एजुकेशनल वो है, स्कीम है जिसमें हर बालिका को, हर गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट किया है कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। किसान ग्रामीण बालिका विद्यालय ये तो ऑप्शन में नहीं है क्योंकि ये किसानों के लिए है। कस्तूरबा गर्ल्स बोर्डिंग विद्यालय ये भी नहीं होता। केंद्र ग्रामीण विद्यालय ये भी नहीं होता, तो आपका कस्तूरबा गांधी से होता है ये। हु फाउंडेड द सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन? अगर मैं एक बार आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चंस कर लेती हूँ जिससे आपको एक बार खुद से मुझे कमेंट करो फिर आंसर दिखाऊंगी। हु फाउंडेड सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन? ये जो सेवा है ये किसने फाउंड करा है? मेधा पाटकर ने किया है, ईला भट्ट ने किया है, अरुणा रॉय ने किया है, या मदर टेरेसा ने किया है? मदर टेरेसा ने तो नहीं किया, मेधा पाटकर ने भी नहीं किया, अरुणा रॉय भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? ईला भट्ट। द आंसर विल बी ईला भट्ट। द इनविजिबल बैरियर दैट प्रिवेंट्स वुमेन फ्रॉम राइजिंग टू टॉप
कॉर्पोरेट पोजीशंस। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा कौन सा बैरियर है जिसकी वजह से जो औरतें हैं जो जॉब करती हैं वो बिल्कुल टॉप पोजीशन में नहीं आ पाती हैं। बैरियर का नाम क्या है? द ग्लास सीलिंग, द कॉन्क्रीट वॉल, जेंडर बायस, द ग्लास फ्लोर। तो इसका आंसर क्या होगा? द ग्लास सीलिंग। ग्लास सीलिंग क्यों? बिकॉज एक ग्लास की सीलिंग बोलते हैं, असलियत में सीलिंग नहीं लगी, ये एक फ्रेज है कि बोलते हैं ग्लास सीलिंग होती है वुमेन्स के लिए कि वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हाई पोजीशंस में नहीं जा पाती हैं। इसलिए मैक्सिमम कंपनीज की सीईओ वगैरह कौन होते हैं? वही होते हैं, मेल ही होते हैं, राइट। तो आंसर क्या होगा? ग्लास सीलिंग होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ एग्रोनॉमिक? एग्रोनॉमिक क्या होता है? अगर मैं एग्रोनॉमिक की बात करूं तो एग्रोनॉमिक एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो भी बंदा जॉब करवा रहा है, राइट, जॉब में है, वो ये देखता है कि मेरे एम्प्लॉय को सारी फैसिलिटी मिले, मेरे एम्प्लॉय का बॉडी पोस्चर वगैरह ठीक रहे, उसकी हेल्थ कंडीशन ठीक रहे। इसलिए एग्रोनॉमिक वो कह रहे हैं कौन सा पार्ट एग्रोनॉमिक का नहीं है? एंथ्रोपोमेट्री। एंथ्रोपोमेट्री है जहाँ पे वो बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह पे काम करता है, बायोमैकेनिक्स भी है, इन्वायरमेंटल फिजिक्स भी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसका पार्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ पे आप उनकी कंडीशन के लिए काम कर रहे हो, कैसा सब कुछ चल रहा है क्या, बट फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्रोनॉमिक। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्रोनॉमिक का पार्ट नहीं होता है। विच क्राफ्ट इज करेक्टली मैच्ड विद इट स्टेट? अगर मैं बात करूं कि ऐसा कौन सा क्राफ्ट है जो उसकी स्टेट के साथ मैच होता है, तो आपका शोला क्राफ्ट केरला का है? नहीं है। वॉरली पेंटिंग महाराष्ट्र है, यहीं पे आपको करेक्ट आंसर मिल गया है, राइट, ठीक है। बैम्बू क्राफ्ट आपका वहाँ कोलकाता में देखने को मिलता है। पपेट्री भी आसाम का नहीं है, तो आंसर इज वॉरली पेंटिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। आपको पता होगा दो फोक पेंटिंग बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं जो बहुत बार पेपर में पूछी भी जाती हैं, वॉरली पेंटिंग महाराष्ट्र की, और बिहार की कौन सी पेंटिंग होती है आपकी? मिथिला पेंटिंग, जिसको मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रोनॉमिक इज टू, अगर मैं बोलूँ एग्रोनॉमिक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जाता है एग्रोनॉमिक? इंक्रीजिंग वर्किंग आवर्स, जिससे कि एक बंदे की, जो आदमी जॉब कर रहा है उसके घंटे बढ़े, वर्किंग आवर्स बढ़े? नहीं। फिट द वर्कर टू द जॉब, कि वर्कर को जॉब के हिसाब से फिट करा जाए, या फिट द जॉब टू द वर्कर, जो ऐसा जॉब वर्कर है उसके हिसाब से उसे जॉब मिले, या रिड्यूस वर्कर वेजेस, वर्कर की जो वेजेस है उनकी तनख्वाह है उसको कम कर दे। तो ऑप्शन ए तो हटा ही दो कि उनके घंटे तो बढ़ाएंगे नहीं। ऑप्शन डी रिड्यूस वर्कर वेजेस, क्या वो जो कमा रहे हैं उनको कम कर दें? ये भी नहीं होगा। अब आंसर क्या होगा? फिट द वर्कर टू द जॉब, कि आप वर्कर को जॉब के हिसाब से फिट करो या जॉब को वर्कर के हिसाब से फिट करो। तो आंसर क्या होगा? फिट द जॉब टू द वर्कर। आपकी जो जॉब है वो वर्कर के हिसाब से होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं टीचर हूँ और मुझे कोई बोल दे कि आप मैम कोई और काम कर दो, फॉर एग्जाम्पल कोई और ही पोजीशन दे दे मुझे, ठीक है, तो क्या मैं वो काम कर पाऊंगी? नहीं। तो मेरी जो जॉब है मैं उसी हिसाब से वर्कर को काम मिलेगा ना, ठीक है। आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, आर्टिकल 24 कितनी एज के नीचे ये बोलता है कि बच्चे को काम नहीं करना चाहिए? मतलब ये जो चाइल्ड लेबर होता है फैक्ट्रीज वगैरह में जो बच्चे काम करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए। आंसर नंबर 1 क्या है? 14 ईयर्स। क्या 14 ईयर्स से नीचे नहीं करना चाहिए? 16 ईयर्स से नीचे नहीं करना चाहिए, 18 ईयर्स से नीचे नहीं करना चाहिए, या 12 साल से नीचे नहीं करना चाहिए? तो जहाँ तक मुझे याद है बच्चों इसका आंसर होना चाहिए 14 ईयर्स, क्योंकि 14 ईयर्स से नीचे गवर्नमेंट ये कहती है, आर्टिकल 24 ये कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इज प्रोहिबिट्स, ये बैन करा हुआ है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं 18 साल के साथ, क्योंकि 18 साल आपकी वोटिंग एज होती है, तो मैक्सिमम बच्चे 18 पे करके आते हैं, बट आंसर इसका 14 ईयर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। विच स्कीम इज एम्ड एट फैसिलिटेटिंग बैंक लोन्स फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड? बेसिकली ऐसी कौन सी स्कीम है जो कि ये बोलती है कि आपको हम बैंक लोन दे रहे हैं, SC/ST को, वुमेन को बैंक लोन कौन सा देगी? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ देगी? नहीं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो बच्चों के लिए है, जिससे बेटी को बचाया जाए, लड़कियों को आगे पढ़ाया जाए, तो ये बैंक लोन के लिए तो नहीं है। स्टैंड अप इंडिया हो सकता है। स्किल इंडिया, स्किल इंडिया मतलब जहाँ पे लोगों को काम करना है, मतलब एम्प्लॉयमेंट करना है, कारीगरी करनी है, मतलब काम करें लोग, राइट। मेक इन इंडिया, इंडिया को अपने प्रोडक्ट्स इंडिया को खुद बनाने चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बचा जो कि बैंक लोन दे सकता है? स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या करता है? बैंक लोन देता है, किसानों को भी देता है, वुमेन्स को भी देता है, SC/ST लोगों को भी देता है, जिससे वो अपना ग्रीन फील्ड का काम कर सकें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स फॉर वर्क प्लेस डिजाइन इज कॉल्ड। बेसिकली वो ये बात कह रहा है, साइंटिफिक स्टडी पूछ रहा है ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स की, जिससे ह्यूमन बॉडी का मेजरमेंट करे कि वो वर्क प्लेस में ढंग से काम कर सकता है या नहीं। बायोमैकेनिक्स, क्या बायोमैकेनिक्स आंसर होगा? एंथ्रोपोमेट्री, क्या एंथ्रोपोमेट्री होगा? या फिर आपका फिजियोलॉजी होगा या काइनियोलॉजी होगा? तो अगर मैं बात करूं, अगर हम ऐसी बात करें जहां पे ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स का किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोमेट्री। एंड बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उनको ये पता होता है कि सोशियोलॉजी नहीं है, ठीक है, बट बच्चे कंफ्यूज होते हैं बायोमैकेनिक्स में और एंथ्रोपोमेट्री में, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। एंथ्रोपोमेट्री वहाँ पे होता है जहाँ पे साइंटिफिक स्टडी करी जाती है बॉडी की मेजरमेंट की, कि करेक्ट मेजरमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड अ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन इन इंडिया? ऐसा कौन सा काम है जो बड़ा पुराना काम है, मतलब कहते हैं ना कि इंडिया के जो इंडियंस हैं वो बहुत पुराने टाइम से कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं पुराने टाइम से? नहीं, इंजीनियरिंग का तो एक अलग ही ट्रेंड चला था, तब से इंजीनियरिंग बूम पे आया है। हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट हो सकता है। डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग तो अब हुआ है। डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस मतलब डेटा को कॉन्फ़िगर करना, ये सब भी बाद में हुआ है। तो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन क्या है? हैंडीक्राफ्ट्स। हैंडीक्राफ्ट हाथ की बनी चीज़ें आज के टाइम की नहीं है, और बल्कि बहुत सालों पुराने ये जो काम है हमारा, इंडिया फेमस ही हैंडीक्राफ्ट के लिए। तो हैंडीक्राफ्ट क्या है? बहुत पुराना काम है, और हर जगह इंडिया की अलग अलग स्टेट हैंडीक्राफ्ट अलग अलग जगह से प्रमोट करती हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं, एसर्शन एंड रीजन। एसर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर। एसर्शन का क्वेश्चन है, एग्रोनॉमिक रिड्यूसेस वर्कर फेटीक। अगर हम लोग एग्रोनॉमिक पे फोकस करते हैं, मतलब वर्कर्स की कंडीशन, अच्छी कंडीशन पे फोकस करते हैं, तो वो वर्कर फेटीक को रिड्यूस करता है, मतलब वर्कर्स की जो टेंशन है उसको कम करता है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल करेक्ट है। रीजन, इट एंश्योर्स ऑप्टिमल लाइटनिंग एंड पोस्चर्स। एग्रोनॉमिक ध्यान देता है कि अगर एक बंदा एम्प्लॉय काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो डिज़ाइनर भी हो सकता है, कोई इंजीनियर भी हो सकता है, कोई लेबर भी हो सकता है, तो एक ऑप्टिमल लाइटनिंग उसे मिलनी चाहिए जिससे उसकी आंखें खराब ना हो, प्लस ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए जिससे उसका बॉडी पोस्चर खराब हो। तो ये क्या, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों बातें सही हैं, एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्या आर एक्सप्लेन करता है ए को? यस, ये बताता है कि क्योंकि ये एंश्योर करता है एग्रोनॉमिक की लाइटनिंग और पोस्चर अच्छा होना चाहिए, तो आंसर इज ट्रू। What does स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्राइमरीली मेजर? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या मेजर करता है? अगर मैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूं, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी की बात है कि हमारे यहाँ तो नैनो की जगह हम तो पोर्शे यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ अ हैप्पीनेस लेवल, कि आप सस्ती गाड़ी यूज़ कर रहे हो इसका मतलब आप खुश नहीं हो, और आप महंगी गाड़ी यूज़ कर रहे हो तो आप खुश हो। क्या ये हैप्पीनेस लेवल होता है? तो दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर, हैप्पीनेस नहीं है। स्पिरिचुअल वेलबींग, अगर आप कोई चीज़ सस्ती यूज़ कर रहे हो तो आप स्पिरिचुअली ठीक हो, और या फिर स्पिरिचुअली खराब हो, बट अगर आप कोई चीज़ महंगा या हाई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो स्पिरिचुअल वेलबींग होगा, यह आंसर भी गलत है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है? मटीरियल वेल्थ एंड नेसेसिटीज अवेलेबल। मटीरियल वेल्थ, हमारे पास क्या क्या मटीरियल है बच्चों, है ना। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल क्या होता है? ऑल दीज थिंग्स, कार, कपड़े, लत्ता, घर, ये सब क्या है? मटीरियल वेल्थ है, और ये नेसेसिटीज़ है, बेसिक नेसेसिटीज़। अब आप उसका स्टैंडर्ड अपने हिसाब से बढ़ाते हो, अपने पैसों के हिसाब से। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है? नहीं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब ही होता है मटीरियल वेल्थ एंड नेसेसिटीज़। कहते हैं ना हमारा ये स्टैंडर्ड है, इससे कम में तो मैं लेता ही नहीं हूँ। तो व्हाट इज़ योर स्टैंडर्ड? दैट स्टैंडर्ड इज बेसिकली योर वेल्थ, वही आपकी वेल्थ के बारे में बात करी गई है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो डू कॉमेंट डाउन कि मैम मुझसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है, आप कैसे बता रहे हैं। ऑल्सो कॉमेंट डाउन अबाउट योर डाउट्स इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि अभी तो मैं यूनिट 1 और यूनिट 2 करवा रही हूँ 100 क्वेश्चंस, बट अभी विद इन 1-2 days आई एम गोइंग टू मेक फॉर अ वीडियो फॉर यूनिट 3 एंड यूनिट 4, 5 and 6 ऑल्सो। तो अगर आप चाहते हो तो मेक श्योर टू कॉमेंट डाउन एंड सब्सक्राइब इट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योर ट्रेट? ऐसा कौन सी ऑप्शन है जो कि एक एंटरप्रेन्योरशिप का ट्रेट है? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो बिजनेस करता है, राइट, जो एक नया बिजनेस के बारे में सोच रहा है, इनोवेशन के बारे में सोच रहा है। तो अवॉइडिंग रिस्क, वो रिस्क नहीं लेना चाहता। क्या कोई ऐसा होता है बिजनेसमैन जो रिस्क नहीं लेता? ऐसा तो नहीं होता, तो ये ऑप्शन हटा दो। रेजिस्टेंस टू चेंज,
कोई भी बिजनेस वाला बंदा ऐसा होता है कि मैं तो अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाहता, मार्केट में डिमांड हो नहीं हो, इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं, क्या मैं अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हूँ या नहीं हूँ, तो दैट इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योर ट्रेट। थर्ड, इनोवेशन एंड विजन। यस, एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्रेन्योर में बहुत विजन होता है, वो बहुत दूर का सोचते हैं, तभी वो अपनी कंपनी को बहुत दूर का सोचवाते हैं कि भाई आप ऐसे करोगे काम तो हम लोग ये कर पाएंगे, राइट। इनोवेटिव होते हैं बहुत ज़्यादा। प्रेफरिंग फिक्स्ड रूटीन, क्या वो फिक्स रूटीन फॉलो करते हैं? कभी भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो रोज़ नए काम कर रहे हैं, न्यू इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, तो एवरी टाइम दे आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू। तो इनोवेशन एंड विजन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अब ये लोग आप बताओगे, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है। पेड वर्क डन बाय वुमेन एट होम, जो भी पेड काम करती हैं, पेड वर्क का मतलब ये नहीं है कि घर का काम, वो कह रहे हैं ऐसा काम जिसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं, बट वो काम घर पे करा गया है, जैसे टेलरिंग करते हैं, जैसे कुछ लेडीज होती हैं टेलरिंग वगैरह करके पैसे कमाती हैं, अगरबत्ती वगैरह बनाती हैं, तो ये कैसा काम कहलाएगा? क्या ये कॉर्पोरेट वर्क है? नहीं, कॉर्पोरेट वर्क इज दैट वर्क विच इज डन इन ऑफिसेज, तो ये कॉर्पोरेट वर्क तो नहीं है। होम बेस्ड वर्क है, यस इट्स अ होम बेस्ड वर्क, क्योंकि आपका पूरा काम क्या हो रहा है? घर से हो रहा है, आपका प्रोडक्ट घर में बन रहा है, आप घर पे ही काम कर रहे हो, तो इट्स अ होम बेस्ड वर्क। वॉलंटियर वर्क है ये? नहीं, वॉलंटियर वर्क मतलब होता है जब आप हेल्प कर रहे हो, हेल्प तो नहीं कर रहे, आप तो अपना खुद का काम कर रहे हो। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, बट वो यहाँ पे पूछ रहा है कि पेड वर्क जो औरतें करती हैं उसको बोलते क्या है? अगर घर पे काम करती हैं तो उसे होम बेस्ड वर्क बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं बच्चों। द स्टडी ऑफ मैकेनिकल फोर्सेस, एक ऐसी स्टडी की मैकेनिकल फोर्सेस क्या लग रही हैं बॉडी के ऊपर ड्यूरिंग वर्क, जब मैं काम करती हूँ। व्हेन आई वाज डिज़ाइनर, मैं डिज़ाइनर हूँ, काम कर रही हूँ, तो जब मैं काम कर रही होती हूँ तो क्या होता है, मुझे इस चीज़ की टेंशन हो रही होती है कि मेरे ऊपर क्या मेरी बॉडी पोस्चर है, मैं 9 घंटे से काम कर रही हूँ, क्या मैं सही से बैठी हूँ नहीं बैठी हूँ, क्या मेरी आईज पे स्ट्रेन तो नहीं पड़ रहा। तो ये जो मैकेनिकल फोर्सेस बॉडी पे लग रही है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बच्चों? ये मैंने पहले भी बताया है, मैकेनिकल फोर्सेस विच इज एक्टिंग इज कॉल्ड एज बायोमैकेनिक्स। नाम से ही पता चल रहा है ना, मैकेनिकल फोर्सेस की बात कर रहा है बॉडी के ऊपर, तो बायोमैकेनिक्स। एंथ्रोपोमेट्री आपकी बॉडी पोस्चर, ऑप्टिकल लाइटनिंग, उन सब चीज़ों को फोकस करती है। विच फैक्टर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सन क्वालिटी ऑफ लाइफ बियॉन्ड जस्ट इनकम। ठीक है, अगर मैं बोलूँ एक, ये तो आप जानते ही हैं, अच्छा इसकी सैलरी इतनी अच्छी है तो इसकी तो लाइफ बहुत अच्छी होगी, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है? स्टॉक मार्केट ट्रेंड से पता चलता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है? नहीं। ब्रांडेड क्लोथिंग से पता चलता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ लिविंग अलग चीज़ है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है जब आप मटेरियल वेल्थ के बारे में बात कर रहे हो, पैसों के बारे में बात कर रहे हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या होता है? जब आप ब्रांडेड क्लोथ्स के बारे में बात कर रहे हो, नहीं। हेल्थ, एजुकेशन एंड सेफ इन्वायरमेंट, दैट इज आवर क्वालिटी। हर बंदा, इनकम कैसी भी हो, हर इंसान चाहता है कि अच्छी हेल्थ मिले, अच्छी एजुकेशन हो और अच्छा इन्वायरमेंट हो। तो हेल्थ, एजुकेशन एंड सेफ इन्वायरमेंट क्या होता है? इट दैट्स अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। मैच करना है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, एग्रोनॉमिक को, ह्यूमन इंजीनियरिंग एंड मटेरियल वेल्थ के साथ। तो अगर मैं बात करूँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये तो मटेरियल वेल्थ होता है, मैंने आपको बताया ही है। किसी भी बंदे का स्टैंडर्ड ऑफ, कहते हैं ना अंबानी का तो बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, क्यों? क्योंकि उनकी मटेरियल वेल्थ ज़्यादा है, तो पैसे से रिलेटेड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्रोनॉमिक आपकी ह्यूमन इंजीनियरिंग जो बॉडी पे होती है, तो फर्स्ट का आंसर बी होगा और सेकेंड का ए होगा। ठीक है, 21st क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। विच ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल इज एसोसिएटेड विद गुजरात? ऐसा कौन सा ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल है जो गुजरात के साथ एसोसिएटेड है? कांजीवरम? नहीं, कांजीवरम साउथ का है, आपने देखा होगा, कहते हैं ना कांजीवरम की साड़ी बड़ी सुंदर है, सिल्क की बनी हुई है। पटोला गुजरात का होता है, पटोला, पाटन पटोला। कितनी बार आपने देखा होगा उसको, कौन सा सीरियल है वो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता के उल्टा चश्मा में वो जो होती है दया भाभी होती हैं, दया भाभी क्या करती हैं, वो दया बहन क्या करती हैं, वो पटोला साड़ी पहनती है जिसमें चेक 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 बना होता है, तो उस टाइप की साड़ी, क्योंकि गुजराती लोग हैं तो वो ज़्यादातर आपको पटोला में दिखती हैं। फुलकारी पंजाब की होती है और बालूचरी आपकी उड़ीसा की होती है, तो आंसर क्या होगा? पटोला। ठीक है, वट डज द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम प्राइमरली एड्रेस? बेटी को बचाओ और बेटी को पढ़ाओ, ये जो स्कीम है ये किसके लिए? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे वुमेन्स अपना बिजनेस ज़्यादा करें, ये नहीं है। डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो, CSR को कम करने के लिए। यस, दिस इज अ गुड। बेसिकली बेटी को बचाने का मतलब ही यही है कि जिससे चाइल्ड रेशो जो है बैलेंस रहे। अगर लड़कियां कम होती जाएंगी तो फिर अगेन सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। तो डिक्लाइनिंग CSR,
एल्डरली केयर की बड़े होके वो केयर में रहे, एग्रीकल्चर सब्सिडीज नहीं, तो डिक्लाइनिंग CSR। Which act guarantees 100 days of wage employment in a financial year to rural household? ऐसा कौन सा एक्ट हमारी सरकार बनाती है जिसमें 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट, कि आपको 100 दिन के पैसे मिलेंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, जितने भी रूरल हाउस होल्ड हैं, रूरल हाउस मतलब गाँव के घरों में, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 साल के बाद आपको 100 दिन का वेज एम्प्लॉयमेंट का पैसा मिलेगा। तो ये कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री KVY या MGNREGA या TRYSEM या SGSY? तो आई विल शो यू दिस आंसर। दिस आंसर इज MGNREGA। व्हाट इज द आंसर? MGNREGA। आई वॉन्ट एवरीवन जो ये वीडियो देख के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, MGNREGA की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। सर्च इट एंड कमेंट डाउन। बल्कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बाकी की तीनों स्कीम की भी फुल फॉर्म बताओ, जिससे आपको पता चले कि हर स्कीम का क्या मतलब होता है। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क जेंडर रेफर्स टू। अगर मैं वर्क के हिसाब से बोलूँ तो जेंडर क्या है? बायोलॉजिकल डिफरेंस है? नहीं, बायोलॉजिकल डिफरेंस तो हमारे नेचर के हिसाब से है। पर सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस, बेसिकली काम के, अगर मैं काम पे देखूं, कॉन्टेक्स्ट ऑफ वर्क लिखा है, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगा, जेनेटिक मेकअप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बायो की बात नहीं करी है। वर्क अगर आप वर्क प्लेस में हो, काम कर रहे हो, तो आपके लिए जेंडर क्या है? सोशली कंस्ट्रक्टेड एक्सपेक्टेशंस है। अगर आदमी है तो इतना काम करना ही पड़ेगा, और अगर औरत है तो इतना काम करना ही पड़ेगा। तो ये सोसाइटी ने आपके लिए एक्सपेक्टेशन क्रिएट करा हुआ है ना। द फैक्ट्री एक्ट ऑफ इंडिया रेगुलेट्स, जैसे आपके फैक्ट्री एक्ट की बात करूं जो इंडिया में है, ये क्या रेगुलेट करती है? मिनिमम वेजेस? नहीं, मिनिमम वेजेस नहीं करती। वर्किंग कंडीशन, हेल्थ एंड सेफ्टी। कोई भी फैक्ट्री बेटा अगर आप उठा के देख लो, उनके पास गवर्नमेंट बोलती है कि आपको एक अच्छी वर्किंग कंडीशन रखनी है। ऐसा नहीं आप इतनी गर्मी में फैक्ट्री आपकी प्लास्टिक की है फॉर एग्जांपल, तो आपको उसमें प्रॉपर आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए, कहीं आग वाग ना लगे, प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी होनी चाहिए, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए फॉर एवरी एम्प्लॉय। व्हाट इज द फोकस ऑफ इन्वायरमेंटल फिजिक्स इन एग्रोनॉमिक? क्यों हम इन्वायरमेंटल फिजिक्स पढ़ते हैं? एग्रोनॉमिक का मतलब ही क्या है? एग्रोनॉमिक बॉडी पोस्चर के ऊपर ध्यान देता है। लाइटनिंग, नॉइज एंड टेम्परेचर। इन्वायरमेंटल फिजिक्स कह रहा है वो, क्या वो बायोलॉजिकल फिजिक्स कह रहे हैं? नहीं। अगर बायो बोलता है एग्रोनॉमिक में, तब हम बॉडी पोस्चर कहते, मेंटल स्ट्रेस कहते, मसल मूवमेंट कहते, तब ये पॉइंट कहते अगर वो बायोलॉजी के पॉइंट पे कहता। बट वो ये पूछ रहा है एनवायरमेंटल फिजिक्स क्या है, इन्वायरमेंट में क्या चाहिए हमें एग्रोनॉमिक कंडीशन के लिए, मतलब अच्छी एम्प्लॉय की कंडीशन के लिए। लाइटनिंग, प्रॉपर लाइटनिंग मिलनी चाहिए, नॉइज, कम नॉइज होना चाहिए, और टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए बहुत ज़्यादा। ये नहीं कि फैक्ट्री के अंदर एकदम ही गर्मी हो रही है, आदमी मर जाए। ऐसा होता है ना, कभी कभार फैक्ट्रीज में गर्मियों के टाइम में मैक्सिमम आग लगती है, तो उस टाइम पे वो सारी कंडीशन सरकार को देखनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं। एन एंटरप्रेन्योर हु स्टार्ट्स अ बिजनेस टू सॉल्व अ सोशल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इतने सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि आपके IT सेक्टर के होते हैं। बट ऐसे एंटरप्रेन्योर, ऐसे बिजनेस वाले आदमी जो सिर्फ ऐसे बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स हु आर फोकसिंग ऑन सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी के लिए वो करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सोशल एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट? ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो कि आपका हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट का इंडिकेटर नहीं है? ये बोल रहा है वो, नॉट लिखा है। प्रॉपर वेंटिलेशन, ये तो नहीं होता। हाई नॉइज लेवल शुड नॉट बी देयर, राइट? इट्स नॉट ए इंडिकेटर ऑफ हेल्दी वर्क इन्वायरमेंट। अगर अच्छी वर्क इन्वायरमेंट चाहिए तो प्रॉपर वेंटिलेशन चाहिए, एडिक्वेट लाइटनिंग, प्रॉपर लाइटनिंग चाहिए, और सेफ ड्रिंकिंग वाटर चाहिए। तो हाई नॉइज लेवल इज द आंसर। कभी कभार ये नॉट आप हम लोग ना पढ़ना भूल जाते हैं और फिर क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो देख लेना कि लिखा है कि इसमें से कौन सा इंडिकेटर अच्छा नहीं है। तो हाई नॉइज लेवल इज नॉट गुड। क्वेश्चन नंबर 29, द नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर द इन्वायरमेंट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वॉज पास्ड इन द ईयर। जहाँ ऐसा कौन सा साल है जहाँ पे नेशनल पॉलिसी बोली गई कि वुमेन्स को एम्पावर करा जाए?
वुमेन्स को शक्ति दी जाए, एम्पावरमेंट मतलब उनको सोसाइटी में अपॉर्चुनिटी दी जाए। 2001 अगर आप देखोगे 2001 से पहले के टाइम में तो वुमेन के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी जॉब वर्कर में, जॉब सोसाइटी में, पर 2001 के बाद से बहुत ज़्यादा वुमेन्स आपको वर्किंग प्लेस पे देखने को दिखे, और अब तो और भी ज़्यादा है। वट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजर प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजर क्या होता है? सेलिंग प्रोडक्ट्स नहीं। आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी नीड, कम्युनिटी मोबिलाइजर का मतलब ही यही है कि वो पूरी कम्युनिटी का ध्यान रखेगा, उनकी नीड्स को समझेगा और फिर उसके लिए वो सॉल्यूशन निकालेगा, ठीक है, अपनी कम्युनिटी के लिए वो फिर उसके बाद फैसिलेट करेगा सॉल्यूशंस। तो आप क्या बोलोगे? आइडेंटिफाइंग कम्युनिटी नीड एंड फैसिलेटिंग सॉल्यूशंस। राइटिंग सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर तो नहीं लिखेगा। मैनेजिंग फैक्ट्री प्रोडक्शन, ये भी नहीं रखेगा। अपनी कम्युनिटी का ध्यान रखने वाला कम्युनिटी मोबिलाइजर होता है। Which of these is a major challenge for women in the unorganized sector? Unorganized sector में इनमें से कौन सा चैलेंज सबसे ज़्यादा है? अगर मैं मेजर चैलेंज की बात करूँ, लैक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, लैक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट्स, यस। हाई सैलरी, ये तो चैलेंज थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है अगर वुमेन्स को हाई सैलरी मिल रही है, चैलेंज पूछ रहा है वो। फिक्स्ड वर्किंग आवर, ये तो और भी अच्छी बात है, अगर उनके वर्किंग आवर फिक्स्ड हैं तो ये तो अच्छा पॉइंट है। अगर अनफिक्स होते तो उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता। एक्सीलेंट जॉब सिक्योरिटी, ये भी अच्छा पॉइंट है। तो गंदा पॉइंट क्या है इसमें कि क्या चैलेंज है कि उनको मैटरनिटी बेनिफिट्स नहीं मिलते। व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट और वो जॉब कर रही होती हैं तो उन्हें प्रॉपर हॉलीडेज वगैरह नहीं मिलती। हालांकि अब लास्ट ईयर से अब 9 मंथ्स की छुट्टी उनको पेड लीव्स दे दी है कि दे कैन टेक 6 to 9 मंथ लीव्स। तो ये अब आए हैं, बट पहले के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मैटरनिटी बेनिफिट्स आज भी बहुत ऑफिसेज में नहीं होते हैं। एसर्शन, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स आर डिक्लाइनिंग इन इंडिया, येस दैट इज़ ट्रू। पुराने जो क्राफ्ट हैं, जो हमारे पहले कारीगर करते थे, सिलाई करते थे, बुनाई करते थे, साड़ी वगैरह बनाते थे, अब वो कम होता जा रहा है क्योंकि मशीन और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। रीज़न, मास प्रोड्यूस्ड फैक्ट्रीज गुड्स आर चीपर एंड फास्टर टू मेक। सही बात है, बिल्कुल सही है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट। अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल क्राफ्ट कम होता जा रहा है, क्या ये रीज़न सही है? इसी वजह से कम हो रहा है क्योंकि फैक्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो गए हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी बनते हैं। तो आर एक्सप्लेन्स ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, और आर रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है एसर्शन को, तो आर एक्सप्लेन ए। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बच्चों। व्हाट इज एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा? एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा क्या होता है? कैलकुलेटिंग कॉस्ट? नहीं। डिटरमाइनिंग द डायमेंशन ऑफ फर्नीचर एंड टूल, बेसिकली क्या होता है? डिज़ाइन के पर्सपेक्टिव में एंथ्रोपोमेट्री क्या होता है? जिससे कि एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर बॉडी पोस्चर रहे, प्रॉपर उनके पास सारी फैसिलिटीज़ रहे, इसलिए वो उनकी फर्नीचर और टूल्स के ऊपर काम करते हैं कि इंसान को कहीं प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। विच ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली सेट्स लेबर स्टैंडर्ड? ऐसा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर के स्टैंडर्ड सेट करती है कि एक बंदा है उसको इतना काम करना ही करना है, एक बंदा है लेबर के प्रॉफिट के लिए भी, ऑफ कोर्स प्रॉफिट के लिए, कि कोई कंपनी उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करे। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है? ILO, ठीक है। ये क्या होती है? आपकी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है जो लेबर का ध्यान रखती है कि लेबर को कितने घंटे काम करना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहे हैं द टर्म लाइवलीहुड इज बेस्ट डिस्क्राइब एड। अगर मैं बात करूं लाइवलीहुड की तो लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? हॉबी? नहीं। द मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बेसिकली आप लाइवली कहते हैं ना, दिस इज माई लाइवलीहुड, कि जहाँ पे मैं अपनी नेसेसिटीज को सिक्योर कर रहा हूँ। अ टेम्परेरी समर जॉब को लाइवलीहुड बोलते हैं? नहीं। समर जॉब इज अ समर जॉब, वो टेम्परेरी जॉब खुद में एक काम है, वॉलंटियर वर्क नहीं। लाइवलीहुड का मतलब ये होता है जहाँ पे आप अपनी नेसेसिटीज़ को ध्यान रख रहे हो सकता है अभी आपको क्वेश्चंस काफ़ी इजी भी लग रहे होंगे करने के लिए, बट आपको जैसे कि पता है आपको CUT के एग्जाम में 50 MCQs देखने को मिलेंगे एंड 40 आपको करने ही करने हैं, और टाइम बहुत कम होगा आपके पास, अराउंड 45 मिनट्स का। तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए 1 मिनट से ज़्यादा एनालाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, बट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अच्छा, KGBV की फुल फॉर्म यही है, कस्तूरबा गांधी टिक, इसका यही है, तो ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ मैं। विच ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी बिलोंग्स टू पंजाब? अगर मैं बात करूँ काथा की, है ना, अगर बच्चों में काथा की बात करूँ तो आपको पता होगा काथा कहाँ से है। काथा तो आपकी वेस्ट बंगाल से है, तो पंजाब से कौन सी होगी? काथा आपकी वेस्ट बंगाल से है। चिकनकारी कहाँ से है बच्चों? लखनऊ से है। फुलकारी कहाँ से होती है? पंजाब से होती है। फुलकारी मैंने पहले भी बताया, फुलकारी क्या है? फुलकारी में आपको
फुलकारी पंजाब में जो उसकी सास होती है या मदर होती है वो देती है बहू को, तो फुलकारी बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है। और कसूती कहाँ की होती है? केरला की होती है। वट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज? बेसिकली ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज इसलिए किया जाता है जहाँ पे नए प्रोजेक्ट स्क्रैच से बनाए जाते हैं विदाउट प्रायर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट। पहले की सारी दुविधाओं को समझते हुए नए प्रोजेक्ट्स को सेट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड एंटरप्रेन्योर्स। और जितने भी SC ST वाले हैं इन लोगों के लिए स्टैंड अप इंडिया जो होता है वो ग्रीन फील्ड के लिए लोन भी देता है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था वीडियो में। तो इसका आंसर क्या होगा? इट्स बाय एन एग्जिस्टिंग कंपनी? नहीं। इट कैन फोकस ऑन एग्रीकल्चर? नहीं। इट रिक्वायर्स नो कैपिटल? ऐसा भी नहीं, ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें कैपिटल नहीं, कैपिटल तो लगती है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट चालू करना जो कि स्क्रैच से हो रहा है और उसमें कोई प्रायर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इन एग्रोनॉमिक ऑकवर्ड पोस्चर्स कैन लीड टू, अगर मैं एग्रोनॉमिक कंडीशन बोलूँ तो एम्प्लॉयज की जो ऑकवर्ड पोस्चर्स होते हैं, बेसिकली कोई टेढ़ा करके बैठा है, काम कर रहा है, या फिर वो अपना वीविंग काम कर रहे हैं या स्टिचिंग का काम कर रहे हैं और वो उनकी पूरा बॉडी पोस्चर ऐसे झुका हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है? इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? कभी भी नहीं बढ़ेगी। जब आपका बॉडी पोस्चर ही सही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी तो कभी नहीं बढ़ सकती। बेटर मेंटल हेल्थ भी नहीं होगी। फास्टर प्रमोशन हो सकता है बट ऑकवर्ड बॉडी पोस्चर तो आपका काम खराब ही करेगा, क्योंकि आपको MSG हो जाएगा, मस्कुल स्केलेटल डिसऑर्डर्स। बेसिकली आपकी जो मसल्स हैं वहाँ पे डिसऑर्डर आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप ढंग से अपना काम नहीं कर रहे। इसलिए ये ध्यान रखते हैं कि प्रॉपर ब्रेक्स मिलते रहे एम्प्लॉय को। अगर वो कोई भी जॉब कर रहे हैं तो प्रॉपर ब्रेक्स मिले, प्लस अगर वो कहीं भी काम कर रहे हैं तो उनका प्रॉपर बॉडी पोस्चर हो जिससे उनकी बॉडी को कहीं भी प्रॉब्लम ना आए। Which article states that no citizen shall be discriminated against on ground of religion, race, caste, sex और place of birth? ये बेसिकली बोल रहा है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है, ये तो आप लोगों को बताना पड़ेगा, बहुत आसान है ये। ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये बोला जाता है कि आदमी के शक्ल पे, सूरत पे, कास्ट पे, कहाँ पे पैदा हुआ है, उसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये आर्टिकल 15 होता है, राइट। आर्टिकल 15 इस चीज़ के बारे में बात करता है कि आप कभी भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट मत करो, राइट। हालांकि इंडिया में हर जगह पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले गोरे को लेके होता है, सेक्स को लेके होता है, कहाँ पे पैदा हुए हो उस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता है, बट हमें आर्टिकल 15 इस चीज़ का सिक्योरिटी देता है। ओके गाइस, 40th क्वेश्चन करते हैं। कोकोनट क्राफ्ट और पपेट्री को मैच करना है। कोकोनट क्राफ्ट कहाँ का होता है? केरला का होता है। आपको पता है केरला, कभी कभार ना दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। कोकोनट्स केरला में मिलते हैं तो कोकोनट क्राफ्ट का है केरला का, और पपेट्री राजस्थान में पपेट्स चलते हैं सबसे ज़्यादा। अगर आप देखो तो वहाँ पे किलों के अंदर फोर्ट वगैरह में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे वो पपेट्स वगैरह बहुत करते हैं, क्योंकि पहले के टाइम से ही जब राजा लोग होते थे तो उनको पपेट्स वगैरह दिखाते थे। तो पपेट्री बहुत पुराना क्राफ्ट है राजस्थान का। अब ओके गाइस, हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं बच्चों, सिर्फ 10 क्वेश्चन बचे हैं यूनिट 1 के। व्हाट इज द कोर फिलॉसफी ऑफ मेक इन इंडिया? मेक इन इंडिया की फिलॉसफी क्या है? इंपोर्टिंग चीप गुड्स। इंपोर्टिंग कह रहा है, इंपोर्टिंग मतलब बाहर से सस्ता काम, सस्ती चीज़ें खरीद लो, चाइना से कोरिया से सस्ती चीज़ें खरीद लो, नहीं। मेक इन इंडिया का मतलब क्या होता है? हम अपने इंडिया के अंदर खुद बनाएंगे। एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड इन्वेस्टमेंट, अपने इंडिया के अंदर खुद प्रोडक्ट को बना के आउटसोर्स करेंगे। मेक इन इंडिया का मतलब प्रमोटिंग टूरिज्म नहीं, मेक इन इंडिया मतलब इंडिया के अंदर बनाओ, ठीक है, सॉरी, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। अ करियर इज करेक्टराइज्ड बाय, एक करियर को कैसे करेक्टराइज किया जाता है? कहते हैं ना कि ये मेरा करियर है। करियर कैसे पता चलता है? शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, जिसको आप थोड़े टाइम के लिए कर रहे हो, नहीं। कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंड प्रोग्रेशन, करियर मतलब है जहां पे आप अपने आप को हर टाइम पे सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो और प्रोग्रेस कर रहे हो, अपना लेवल अप करते जा रहे हो। लैक ऑफ फॉर्मल ट्रेनिंग, जहां पे आपको ट्रेनिंग नहीं मिलती। फ्रीक्वेंट जॉब होपिंग फॉर क्विक कैश, क्या आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं थोड़े टाइम के लिए ये जॉब कर लूँ, मुझे पैसा मिल जाए, थोड़े टाइम के लिए ये जॉब कर लूँ? नहीं। करियर का मतलब है जिसमें आपने अपने हज़ारों साल दिए हैं, राइट। हज़ारों साल का मतलब, कहने का मतलब होता है आपने उसमें अपना टाइम लगाया है, आपने सीखा है, लर्निंग करी है और धीरे धीरे प्रोग्रेस किया है। कहते हैं ना कि मैं तो 20 साल से डॉक्टर हूँ, मैं तो 20 साल से टीचर हूँ। क्यों? बिकॉज वो उनका करियर है, उन्होंने अपने आप को हर टाइम पे अपग्रेड करा है। इसलिए करियर इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जॉब होती है क्विक कैश फ्लो,
थोड़े टाइम में आपको कैश मिल गया, ठीक है, वो अलग चीज़ है कि आप अपने जॉब में ही अपना करियर बनाना चाहते हो, तो बात अलग है। विच एक्सपेक्ट ऑफ वर्क इन्वॉल्व डिराइविंग पर्सनल सेटिस्फैक्शन एंड अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। एक कौन सा ऐसा काम होता है, पिछली बार भी आया था क्वेश्चन, कौन सा ऐसा काम होता है जो पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है? पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है कि यार मैं जो काम कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ। कहते हैं ना कि कभी कभार होता है यार इसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा बट मैं मजबूरी में कर रहा हूँ, है ना। मैक्सिमम लोग जॉब वगैरह करते हैं तो अपने मन से नहीं करते, मजबूरी में करते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं तो करना ही पड़ेगा। बट एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम होता है वो क्या होता है? जो अपनी आइडेंटिटी, ये मैं हूँ, ये मैं बनना चाहता हूँ और इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट। क्योंकि वहाँ पे आप पैसे से ज़्यादा अपनी सेटिस्फैक्शन को फोकस कर रहे हो, तो साइकोलॉजिकल एक्सपेक्ट होता है। द स्टैंड अप इंडिया स्कीम फोकसेस ऑन बैंक लोन। कितने से कितने तक का बैंक लोन देगी स्टैंड अप इंडिया? स्टैंड अप इंडिया बेसिकली क्या करती है? ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज, कि आपको अपना बिजनेस करना है, अपना काम करना है तो आप कर सकते हो। तो उसके लिए आप ये बताओ कितना लोन देती है? 10 लाख से 1 करोड़ तक का, 10 लाख से 1 करोड़ तक का देती है, ठीक है, क्योंकि आप अपना बिजनेस कर रहे हो। 1 लाख से 10 लाख में कोई बड़ा काम तो हो नहीं पाएगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस बीच में 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, कभी कभार अगर नहीं भी पता हो ना वैल्यूज़ तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना। क्या कोई सरकार 1 लाख से 10 लाख ही देगी? नहीं, 10 लाख से 1 करोड़ में हर अच्छा खासा बिजनेस सेट हो जाता है, इसलिए ये स्टैंड अप इंडिया देती है। विच इज़ अ साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ अ वेल डिज़ाइन एग्रोनॉमिक वर्क प्लेस। एक अच्छा वर्क प्लेस जहाँ पे सारे डिज़ाइनर्स, या फिर मैं डिज़ाइन की बात नहीं कर रही बट मैं बोल रही हूँ एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ ढंग से काम कर रहे हैं। तो रिड्यूस मटीरियल कॉस्ट, क्या वो मटीरियल की कॉस्ट कम कर देगा? नहीं। इंक्रीज्ड वर्कर मोरल एंड रिड्यूस स्ट्रेस। अगर एक अच्छा वर्किंग कंडीशन होता है, कहते हैं ना उस ऑफिस का वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपको ज़्यादा काम करने का मन करता है, आपका जो मोरल है कि यार मुझे तो करना ही है, मैं तो ये टास्क करूंगा ही करूंगा, वो भी बढ़ता है। एंड रिड्यूसेस वर्कर स्ट्रेस, और वर्कर का क्या होता है? स्ट्रेस भी लो होता है, क्योंकि अब उसका कंडीशन अच्छा है तो वो और ज़्यादा फोकस करता है अपने काम पे। चिकनकारी इज़ फेमस इन विच सिटी। अगर ये कोई गर्ल वीडियो देख रही है तो उसको पता होगा चिकनकारी एम्ब्रॉयडरी होती है और वो लखनऊ की बहुत फेमस होती है, राइट। कुर्ते वगैरह में देखने को मिलती है, टॉप वगैरह में देखने को मिलती है, तो लखनऊ की बहुत पुरानी मुगलों के टाइम की ये एम्ब्रॉयडरी है। What limits women participation in the formal workforce in India? क्या चीज़ उनको रोकती है कि वो इंडिया के फॉर्मल वर्क प्लेस में या बड़ी बड़ी कंपनी में काम नहीं कर पाती है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है? ओवर एजुकेशन। अगर इतना ओवर एजुकेशन होता तो ज़रूर आती। बर्डन ऑफ अनपेड डोमेस्टिक केयर वर्क, क्योंकि एक लेडी को घर का काम भी करना पड़ता है जो कि अनपेड वर्क है, राइट। उसके लिए उनको पैसे तो नहीं मिलते। क्या वो एक ऐसा काम कर रही है जिससे सोसाइटी की जीडीपी बढ़ रही है, मतलब सरकार को फ़ायदा हो रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है? नहीं, वो एक ऐसा बर्डन उठा रही है अपने आप ही जो कि अनपेड है, वो काम करना पड़ रहा है, तो डोमेस्टिक केयर वर्क पे फोकस कर रही है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। एन एंटरप्रेन्योर हु टेक्स ओवर एन एग्जिस्टिंग बिजनेस टू इम्प्रूव इट इज़ डूइंग अ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा बिजनेस जो कि दूसरे बिजनेस को, आपने देखा होगा कंपनियां खरीद लेते हैं लोग, है ना। शार्क टैंक पे कितनी बार देखा होगा, कहते हैं कि चल 1 करोड़ ले लो और पूरी कंपनी मुझे दे दे, बहुत बार देखा होगा आपने। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों एक एंटरप्रेन्योर पूरे बिजनेस को खरीद लेता है उसको इम्प्रूव करने के लिए? दैट इज कॉल्ड एज ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब अब ये प्रोजेक्ट तुम्हारी तरफ से तो खत्म हो चुका है बट मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, तो इट्स अ ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ग्रीन फील्ड नहीं होता, ग्रीन फील्ड तो एकदम न्यू प्रोजेक्ट होता है जो बिल्कुल उसको किसी ने स्टार्ट नहीं किया, वो नया स्टार्ट हो रहा है, उसका कोई बेस नहीं है, वो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है। ब्राउन फील्ड मतलब वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका होता है। फॉर एग्जाम्पल किसी की कंपनी है, मैं बोलूँ मैं खरीद लेती हूँ, मैं और अच्छा चलाऊंगी, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं यूनिट 1 के बच्चों। which act protects workers from occupational hazard in factories? occupational hazard मतलब कि उनके काम में कोई हजार्ड ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ये आपका फैक्ट्री एक्ट होता है जो 1948 में हुआ था। अगर याद ना रहे तो ये ध्यान रख लेना, याद करने का तरीका बता रही हूँ। हमारा देश आज़ाद हुआ है 1947 में और उसी के अगले साल फैक्ट्री एक्ट निकला है जो 1948 में लेबर के लिए है कि ढंग से उनका फैक्ट्री में काम चले। लास्ट क्वेश्चन यूनिट 1 का और फिर यूनिट 2 चालू होगी। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों,
द अल्टीमेट गोल ऑफ स्टडिंग वर्क लाइफ एंड करियर इन होम साइंस। होम साइंस में हम वर्क लाइफ और करियर के बारे में जो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं ये? मेमोराइज एक्ट, जिससे हमें लर्निंग हो सके, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एम्पावर इंडिविजुअल, या लर्न हाउ टू कुक, जिससे आपको कुकिंग करनी है। जैसे कि बहुत देसी लोगों को लगता है होम साइंस का मतलब होता है कि हमें कुकिंग करनी आनी चाहिए। बिकम अ लॉयर, जिससे हम लॉयर बने। आंसर क्या होगा? जिससे हम लोग होम साइंस इसलिए पढ़ते हैं, वर्क लाइफ करियर इसलिए पढ़ते हैं, जिससे हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो और इंडिविजुअल को हम सपोर्ट कर सके। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको यूनिट 1 के 50 MCQ करवा दिए हैं। कॉमेंट डाउन करो किससे 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। कॉमेंट डाउन करो जिसको कोई भी डाउट आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आई विल हेल्प यू आउट। 50 क्वेश्चंस का एक मेमोराइज करवाना एक बहुत ही अच्छा रिकैप्चुलेट होता है क्या आपने क्लास 12th का यूनिट 1 में पढ़ा है वर्क लाइफ एंड करियर में। अब मैं आपका यूनिट 2 करवाऊंगी विच इज क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, जो कि हम करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक श्योर गाइज कि डू सब्सक्राइब माई चैनल और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाओ। आज ही डालने वाली हूँ मैं यूनिट 2, तो आपकी तैयारी साइड बाय साइड मेरे साथ होती रहेगी। सो बाय गाइज, थैंक यू।